हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सतीश सर के वीडियोज़ में। और काफ़ी समय बाद बीच में मैं कुछ बिजी रहा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज अध्याय 5 की। और वो जो चैप्टर है उसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यानी कि हमारा चैप्टर जो है वो है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं वर्ग और वर्गमूल का, कि ये वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो वर्ग की करेंगे, यानी कि स्क्वायर की करेंगे। ठीक है। स्क्वायर देखिए, संख्या पद्धति में जब आएंगे तो किसी भी संख्या का स्क्वायर उस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त होता है। किसी भी संख्या का स्क्वायर उस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त होता है। अर्थात हमको यदि कोई कहे कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम 1 का स्क्वायर देखिए पावर 2 यानी घात 2 को ही स्क्वायर कहा जाता है। इसका मतलब कितना है? घात 2। घात कितना होता है? 2। घात 2 का भी अर्थ और स्क्वायर का भी अर्थ सेम है कि 1 का स्क्वायर का मतलब है कि 1 को हम 1 से ही गुना करेंगे। अच्छा, पुनरावृत्ति कितनी बार? 2 ही बार। 2 घात का मतलब है कि 1 को 1 से गुना कर लेंगे। ठीक है। यदि यही पावर आप घनमूल पढ़ेंगे तो 1 का पावर 3 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 गुने घन में 1 गुने 1 गुने 1। ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो जब पावर 2 है इसका मतलब हम 1 को 1 से ही गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि 2 का कहे कोई कि स्क्वायर कितना होगा, अभी हम देखिए, आप थोड़ा सा चैप्टर को समझते चलिएगा कि अभी हम वर्ग की बात कर रहे हैं, तब हम वर्गमूल की बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं वर्ग को, कि वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक है। तो स्क्वायर होता है कि जब संख्या को उसी से गुना कर दिया जाता है, सेम संख्या को सेम संख्या से ही गुना कर दिया जाता है, तो और उससे जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर कहलाता है। ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर कोई पूछे आपको तो क्या कहिएगा कि 1 गुने 1 बराबर कितना? 1। इसका मान हो गया ये। ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 गुने 2 यानी कि 2 दूनी 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? यानी कि 3 गुने 3 यानी कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 गुने 4 यानी कि 16 होगा। 5 का स्क्वायर यानी कि 5 गुने 5 यानी कितना? 25। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर तो 6 गुने 6 बराबर 36। 7 का स्क्वायर यानी कि 7 गुने 7 यानी कितना? 49। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 गुने 8 यानी कितना? 64। 9 का स्क्वायर यानी कि 9 गुने 9 9 का स्क्वायर है 9 गुने 9 यानी कि 81। और इसी प्रकार 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 गुने 10 यानी कि 100। इसी प्रकार आप बहुत सारी संख्याओं का वर्ग जो है निकाल सकते हैं। वो अनंत तक की संख्याओं का आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको समझना क्या है वर्ग? वर्ग का मतलब कि उस संख्या को उसी संख्या से गुना करना। कितनी बार? 2 ही बार। ऐसा मत कर दीजिएगा कि एक का स्क्वायर का मतलब 1 गुने 1 गुने 1 गुने ऐसा लिख दीजिएगा। नहीं, स्क्वायर में घात 2 बार होता है, और घात 2 बार होने का अर्थ होता है कि आप उस संख्या को उसी संख्या से बस गुना कर लेंगे। ठीक है। इसी प्रकार यदि आपको 25 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं? सीधा कहेंगे कि 25 गुने 25 यानी कि क्या होता है? 625। और इसे आप गुना कर लेंगे यदि आपको कठिनाई होगी तो। ठीक है। तो वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या होता है कि यदि सेम नंबर को सेम नंबर से ही गुना किया जाए तो जो प्राप्त होता है संख्या, वो उस संख्या का क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है, यानी वर्ग कहलाता है। ठीक है। चलिए, अब जो
आप मुझे उम्मीद है कि आप स्क्वायर समझ रहे होंगे। ठीक है, स्क्वायर है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुना करना। देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब 2 को 2 से ही गुना करना। 3 कई बच्चे कभी कभी गलती क्या करते हैं कि वो ऐसा समझ लेते हैं कि सर 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 गुने 2। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? कि घात का मतलब कभी भी इसका इससे साथ गुना नहीं। हाँ, कभी कोई इंसिडेंस में क्या है कि बच्चे कहते हैं सर 2 का पावर 2 में तो है ऐसा कि 2 गुने 2 बराबर 4। हाँ, ये ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये इसका इसके साथ गुना नहीं है, इसका गुना इसी के साथ 2 बार में है। ठीक है, तो ये 4 है। इस प्रकार आप समझेंगे कि 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुने 2 बिल्कुल नहीं होगा। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 गुने 3 यानी कितना? 9। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आप ऐसा नहीं कि 3 का गुना 2 से कर देंगे। 4 का पावर 2 का मतलब ये मत सोचिएगा कि 4 गुने 2 हो जाएगा। ये हमेशा 4 गुने 4 होगा। घात जब भी है, पावर 2 है यानी घात 2 है, इसका मतलब उस संख्या को उसी संख्या से गुना करना है। कितनी बार? जितना घात रहे। 2 बार है तो 2 ही बार। देखिए 2 ही बार 4 आया। संख्या की पहचान करना, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करना। ठीक है, अच्छा पूर्ण वर्ग संख्या क्या? अच्छा, किसको हम पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे? जैसे कि अगर कुछ आपको क्वेश्चन पढ़ ही आ जाता है कि 400, पहला प्रश्न है 400 और दूसरा प्रश्न है 600, और पूछ दे कि क्या ये दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग है? ठीक है, क्या ये दी हुई संख्याएं पूर्ण वर्ग है? तो इसके लिए हम एक ये करते हैं, अभाज्य गुणनखंड अपनाते हैं। कौन सी विधि अपनाएंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अच्छा आपने पिछली कक्षाओं में ही अभाज्य गुणनखंड विधि को सीखा होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है कि इसका हम ऐसा करके गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड उसका नाम इसलिए है, अच्छा पहले कर लेते हैं। अच्छा, इसमें 2 से लगेगा। ठीक है, 2 से तो 200 बार में 200 दूनी 400 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो फिर 100 बार में, चूँकि 100 दूनी 200 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो कितनी बार? 2 से 100 में भाग करेंगे तो कितना होगा? 50 होगा। फिर 2 से 50 में भाग करेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। अब तो 2 से नहीं लगेगा, अब किससे लगेगा? 3 से लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 से 25 जो है वो डिविजिबल यानी कि भाग लगने योग्य नहीं है। अब डायरेक्ट किससे लगाएंगे? 5 से, तो 5 पचे 25, फिर 5 से तो 1 आ गया। जब 1 आएगा तो छोड़ देंगे, और इधर वाला जो भी है उसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्योंकि 1 को नहीं लेते हैं, 1 को इसलिए नहीं लेते हैं कि 1 अभाज्य नहीं है। ठीक है, 1 को अभाज्य में नहीं रखा गया है। अभाज्य 2 से प्रारंभ होता है। अच्छा ये बताइए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा किसी और से विभाजित न हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए इसके गुणनखंड में 2 आया है, 5 आया है। देखिए 2 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। इसमें अर्थात इस प्रकार के गुणनखंड में जो भी आएगा, जैसे इसमें क्या, इसका गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 2 हो गया और 2 बार 5 हो गया। इसमें देखिए जो भी संख्या आई है वो अभाज्य संख्या ही है। 2 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, इसीलिए इस प्रकार के गुणनखंड का नाम अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि इसमें कभी भी भाज्य संख्या आती ही नहीं है इधर से। ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या ही आती है। आप 2 को देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, 2 बिल्कुल अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 स्वयं से यानी कि 2 से और 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। और 2 के बारे में और जान लीजिए कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। और 2 के बारे में जान लीजिए कि 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। इस प्रकार ये अभाज्य गुणनखंड की प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, इतना आप डीप में मत जाइए, हम समझा रहे थे कि क्या निकालना है इसका, 400 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर भी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसको ऐसे करके तो इसका पर। अब देखिए कि पूर्ण वर्ग संख्या की हमें पहचान करनी है। हमको क्या करना था कि पहचाने कि निम्नलिखित दी गई संख्याएं पूर्ण वर्ग है या नहीं। अच्छा, पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होता है करना, बताइए? इसका जोड़े में होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है और ये भी जोड़े में है। तो जब जोड़े में इसका गुणनखंड आ जाए, अभाज्य गुणनखंड, देखिए 2 अपने जोड़े को लेके है, यानी कि कोई भी अपने साथी के
मतलब के बिना नहीं है, बिल्कुल अपने साथी के साथ है। 2 2 का दोस्त हो गया, ये भी 2 2 का दोस्त हो गया, और ये भी 5 किसका हो गया, दो अपना स्वयं से ही दोस्ती करता है, ठीक है, ये दोस्त हो गया। यानी कि इसमें जोड़े लग गए। यदि जोड़ा लग गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यह 401 पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। यानी कि 401 पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे हमने पहचाना, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला, और अभाज्य गुणनखंड का यदि जोड़ा लगाया, पेयर लगाया, तो हमने देखा कि हाँ, इसका पेयर यानी कि जोड़ा लग गया। देखिए 2 का भी जोड़ा है, 2 का भी जोड़ा है, 5 का भी जोड़ा है, तो ये जोड़े में है, तो ये अभाज्य ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा, आइए 600 का अभाज्य गुणनखंड निकाले थोड़ा सा, ठीक है। 600 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 600 का 2 से यदि भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 बार में 600 कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 150 बार में कटेगा। फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे ना, तो 75 बार में 75 दूनी 150 होता है, ठीक है। अब क्या ये 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं, चूंकि इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, तो जिसका इकाई अंक 5 होता है वो कभी भी 2 से भाग नहीं लगता है, ठीक है। तो इसमें 3 से, तो हाँ 3 से लग जाएगा, 3 से 25 बार में। विशेष हम आपको जब विभाज्यता का नियम बताए होंगे तो आपको बता दिए होंगे। 25 तिया 75। अब ये 3 से भी नहीं लगेगा, ये किससे लगेगा, 5 से। 5 पचे 25, और फिर 5 से तो 1 आ गया, तो कहानी खत्म कर देंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 हो गया, गुने 5 गुने 5। यही इसका 600 का कोई पूछे कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो आप बिल्कुल बेधड़क बताइएगा कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 जो है वो 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड है किसका, 600 का। अच्छा, अब इसको क्या हमें ज्ञात करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या ये है कि नहीं, कौन सा, 600। 600 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो चलिए जोड़ा लगाते हैं। इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा, इसका भी जोड़ा नहीं लगा, इसका लगा, यानी कि दो ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, 601 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। 600 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वर्ग संख्याओं के कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, यानी कि उनका कुछ गुणधर्म भी होता है। अच्छा, क्या गुणधर्म होता है, थोड़ा सा इसको देखने से पता चलेगा। चलिए ये वाला जो हमने लिखा था, ये वाला, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। हमने इसमें 1 से 10 तक का स्क्वायर यानी कि वर्ग निकाला था, ठीक है। आप इसको देखिए तो एक चीज़ ध्यान आएगा कि इसमें कौन कौन सी संख्या आ रही है। आप देखिए इसके इकाई अंक में कौन कौन सी संख्या आ रही है। अच्छा चलिए, 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया। देखिए 6 इकाई अंक हम सिर्फ ले रहे हैं। 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 1 आ गया, और फिर 0 भी आ गया। यानी इतनी संख्या तो आ गई, इतने अंक आ गए इकाई में, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि किसी में भी इसमें से ये आया, और क्या क्या नहीं आया सो बताते हैं। 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया, और 8 नहीं आया, 7 और 8 नहीं आया। यानी कि हम एक निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं, चाहे आप किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग यदि निकालेंगे, यानी कि स्क्वायर निकालेंगे, तो उसके इकाई अंक में कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं आएगा। फिर से सुन लीजिए, आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे, उसके इकाई अंक में कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। ये संख्याएं आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं होगा। आप चेक कर लीजिए किसी भी इसका, ठीक है।
कि मान के चलिए अगर आप कोई कहे कि 19 का स्क्वायर निकालिए, तो हम कह सकते हैं कि चलिए 19 गुने 19, ठीक है। वैसे इसका होता है 361, ठीक है। अच्छा देखिए इसका इकाई अंक में क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि ये नहीं आया। फिर कोई कहे कि यदि बताइए कि 22 का, ठीक है, 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर का मतलब क्या, 22 गुने 22। आप चाहें तो गुना कर भी सकते हैं, ठीक है, 22 को 22 से गुना कर सकते हैं। वैसे गुना करने के बहुत सारे आसान तरीके हैं, लेकिन अभी हम उस पर विचार नहीं करेंगे, ठीक है। अभी 484 यहाँ आया, देखिए फिर 4 तो आ गया, ठीक है, 4 आ गया, लेकिन 2 3 7 8 में से कुछ भी नहीं आया। ऐसे भी आप समझ सकते हैं दूसरे प्रकार से कि चूंकि 1 से 10 तक का हमने स्क्वायर निकाला, तो उसमें किसी के भी इकाई अंक में 2 3 7 और 8 नहीं आया है। देखिए किसी का भी इकाई अंक बोलते हैं दाहिना तरफ से जो पहला अंक है उसको इकाई, देखिए ये इकाई अंक है, ये दहाई का अंक है, ये इकाई अंक, ये दहाई अंक, ये इकाई अंक, ये दहाई अंक, ये सैकड़ा का अंक, ठीक है। तो देखिए किसी के भी स्क्वायर के इकाई अंक में 2 3 7 और 8 नहीं है। अब कोई भी बड़ी भी संख्या लीजिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या बनाइएगा तो ये 0 से लेके और 9 तक से ही बनता है। दुनिया में कोई भी संख्या बनेगी वो 0 से कितने तक से, 9 से, चाहे उसको कितना भी आप घुमा टहला लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यदि आपको 41 लिखना है तो तभी तो आपको 4 पड़ेगा, यानी 1 लिखना ही पड़ेगा। तो 1 का तो हमने ले ही लिया, तो 1 का स्क्वायर फिर भी क्या होगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि 1 से 10 तक में ये 2 3 7 8 नहीं आया, तो चूंकि सारी संख्या फिर इसी के घुमाने टहलाने से बनती है, तो हम कह सकते हैं कि उनके वर्ग में भी कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा वो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको देखिए कि उस वर्ग संख्याओं का जो प्रॉपर्टी है उसमें पहली प्रॉपर्टी आपको मैं बता रहा हूँ कि किसी भी संख्या का वर्ग होने पर उसके इकाई अंक में कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं आएगा। क्या होगा, 2 3 और 7 और 8 कभी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, ये संख्या आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। अब जैसे इसका फायदा क्या है आपको, यदि आपको हम एक संख्या दे दें 222, अच्छा 222 का पहला इकाई अंक क्या है, 2 है, और पूछ दे कि क्या यह पूर्ण वर्ग है, क्या यह पूर्ण वर्ग है। तो पहला तो आपको जानकारी हमने बताया कि आप इसको क्या कैसे चेक कर सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके आप इसको कर सकते हैं कि हाँ ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। लेकिन अब उतना करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही इसके इकाई अंक में 2 दिया तो अभी हमने क्या प्रॉपर्टी बताई आपको वर्ग संख्याओं का, तो जिसका भी इकाई अंक में 2 होगा, ठीक है, वो कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो इसको अब कुछ चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई कह देगा आपको कि 88 क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो हम जैसे ही देखेंगे अरे 88 इसको अभाज्य गुणनखंड निकालते, नहीं बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई अंक 8 हो ही नहीं सकता है, तो ये पूर्ण वर्ग कभी भी किसी का नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये संख्याओं की प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसी प्रश्न में एक स्वयं करके देखिए भी प्रश्न है कि निम्न संख्याओं में से बिना, देखिए ये प्रश्न यहाँ पर ये है कि निम्न संख्याओं में से बिना अभाज्य गुणनखंड किए बताइए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती, बिल्कुल कंफर्म बता रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड नहीं ज्ञात करना है। तो इसमें है 522 है, 237 है, 23 है, 100 है और 58 है। अच्छा ये बताइए कि कौन कौन हो ही नहीं सकता, गारंटी है, यानी करने की ज़रूरतें नहीं है। देखिए ये भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इकाई अंक क्या है, 2 है। देखिए 2 3 7 8, आपको क्या याद रखना है बच्चों, 2 3 7 और 8, ये कभी भी इकाई अंक पर नहीं आ सकता है किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, ठीक है। 7 भी नहीं आ सकता है, नहीं, ये भी नहीं होगा किसी का पूर्ण वर्ग। 3 भी नहीं हो सकता है, हाँ 0 हो सकता है, इसलिए ये होगा, हो भी सकता है, वैसे नहीं भी हो सकता है, 200 रहता तो नहीं भी होता, लेकिन हो सकता है। 8 वाला फिर नहीं होगा।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो, वो कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। कंफर्म हो लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी रही, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, यानी पहला गुणधर्म हमने क्या सीखा कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई अंक में कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आ सकता। इसका यूज आपको आगे जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसमें काफ़ी आपको होगा, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि किसी भी सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है। ये थोड़ा सा हम शॉर्टकट लिख रहे हैं कि कोई भी सम संख्या का यदि स्क्वायर हम करते हैं तो हमको सम संख्या ही मिलती है। अच्छा, सम विषम से तो आप परिचित होंगे ही बिल्कुल, कि सम संख्या वह संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, और विषम संख्या क्या है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, ठीक है। तो अच्छा, कोई भी सम संख्या चेक कर लीजिए। देखिए 8 क्या है, सम संख्या है, तो इसका स्क्वायर निकालने पर क्या होता है, 8 × 8 = 64। तो देखिए 64 भी क्या है, सम संख्या है ना जी। 64 सम संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि 64 भी 2 से क्या होता है, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब कोई और सम संख्या ले लीजिए, मान के चलिए 26 ले लीजिए। 26 का स्क्वायर निकालिएगा तो ये हो जाता है 676, ठीक है। 6 × 1 = 36, 7 × 3 = 6 × 2 = 12, 2 × 24, 25, 26, 27, 29, ठीक है, 676। तो देखिए ये भी क्या है, सम है, यानी ये भी सम था, तो सम का स्क्वायर क्या होता है, सदैव सम होता है। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा कि किसी भी सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या ही प्राप्त होती है। उसी प्रकार किसी भी विषम संख्या का वर्ग करने पर भी विषम संख्या ही प्राप्त होती है। विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए 1 का ही स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 × 1 यानी 1 होता है। देखिए ये भी विषम है और ये भी विषम है। 3 का ले लीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, यानी 3 × 3 = 9 होता है। ये भी विषम, ये भी विषम। चलिए 5 का ले लीजिए, तो 5 × 5 = 25, 5 भी विषम, 25 भी विषम। इसी प्रकार ले लीजिए 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 × 11 है 121, 11 को 11 से गुना कीजिएगा तो 121 आएगा। तो ये भी देखिए ये भी विषम है और ये भी विषम है। विषम का मतलब क्या है, न ये 2 से भाग लगता है, न ये 2 से भाग लगता है। तो हम इस प्रकार एक और हम प्रॉपर्टी प्राप्त करते हैं कि सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या है, विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या होता है, ठीक है। ये दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी है। अगर इसको आप थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहें तो हम आपको और मदद करते हैं, ठीक है, कि यदि एक कोई क्वेश्चन दे दे कि निम्नलिखित, देखिए जैसे ये प्रश्न आपको स्वयं करके देखिए में है कि निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग सम विषम या सम संख्या होंगे और क्यों होंगे। जैसे प्रश्न दिया है 727, 158, 269 और 1980। अच्छा ये बताइए, देखिए इसका स्क्वायर सदैव क्या, अच्छा ये विषम है, ये संख्या विषम है ना जी। 727 क्या है, विषम है, 2 से तो भाग लगेगा नहीं, और पूरे को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, केवल इकाई अंक को देख लीजिए, पता चल जाएगा कि वह पूरी की पूरी संख्या क्या है, सम या विषम। इसका इकाई अंक क्या है, 7 है, 7 क्या होता है, विषम संख्या है, तो पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका यदि हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो भी सदैव क्या आएगा, एक विषम आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 7 × 7 = 49, तो इकाई अंक इसका क्या आता है, 9, और बाकी संख्या कुछ भी आती है, लेकिन पहला अंक क्या आ जाता है इसका, 7 × 7 = 49 का 9 आता, ठीक है। तो 9 क्या है, विषम है, तो इसका पूरे का भी स्क्वायर यदि आपको करना होता तो वो क्या हो जाता, विषम संख्या प्राप्त होता, ठीक है। कारण आप लिख दीजिएगा कि हाँ, चूंकि हम प्रॉपर्टी से जानते हैं, गुणधर्म से जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग भी क्या होता है, विषम संख्या ही होता है। अच्छा 158 का, 158 में ये क्या है, सम है। 158 कौन सी संख्या है,
सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग क्या सदैव क्या होगा, सम संख्या होगा। क्यों, देखिए 8 × 8 = 64 के 4, देखिए 4 आता है, इधर कुछ संख्या आती, 4 वाला संख्या अगर इकाई अंक पर है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सम। यानी कि ये सम है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी सम हो जाएगा। फिर देखिए ये विषम संख्या है पूरी, क्योंकि इसका इकाई अंक में क्या है, विषम संख्या है, 9 है। 9नमा क्या होता है, इसका अगर स्क्वायर करते तो 9नमा 81 का 1, इधर फिर कुछ संख्याएं आती, ठीक है। तो 1 यदि इकाई अंक पर कोई संख्या में आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर विषम ही हो जाएगा। उसी प्रकार 0 0 वाला है तो इसका भी स्क्वायर, चूंकि ये देखिए सम संख्या है, पूरी संख्या क्या है, सम संख्या है। क्यों, जिसका इकाई अंक में 0 2 4 6 8 हो, वो सारी संख्या क्या होता है, सम संख्या होता है। फिर से सुन लीजिए, जिस भी संख्या के इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। तो सम का स्क्वायर फिर क्या होगा, सम ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर 0 का यहाँ पर स्क्वायर डालते तो फिर कोई ना कोई 0 ही वाला संख्या आता, जिसका इकाई अंक 0 होता, तो वो भी क्या हो जाता, सम हो जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा दोनों प्रॉपर्टी क्लियर है। दोनों प्रॉपर्टी फिर से समझा जाते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई अंक में कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं आएगा, इसके अलावे सभी आएंगे। 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 9 आएगा, 6 आएगा, लेकिन 0 आएगा, लेकिन कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं आएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि सम संख्या का वर्ग भी हमेशा सम होता है, विषम संख्या का वर्ग भी हमेशा विषम होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आइए कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न देखते हैं। गणित चूँकि कुछ बच्चों को काफ़ी बोरिंग फील होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, अगर उसमें आप ढूंढने को जाएंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मिलती है। जैसे कुछ पैटर्न हम देखते हैं कि यदि कोई दो लगातार क्रमागत संख्याओं के वर्ग का अंतर ज्ञात किया जाए, जैसे कि दो क्रमागत क्या संख्या हो सकता है, 1 2, तो उसमें से बड़े में से छोटे के स्क्वायर को घटा देते हैं, यानी कि बड़े के स्क्वायर में से छोटे के स्क्वायर को घटा देते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो कितना आ गया, 3। अच्छा, इस 3 को ये दोनों के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है, 2 जोड़ 1, 3 को है ना ये। अच्छा, इसी प्रकार आप देखिए 7 का स्क्वायर माइनस कितना, 6 का स्क्वायर, देखिए क्रमागत है दोनों, 6 7, 7 को हमने इसलिए पहले लिया कि बड़ी संख्या है, चूँकि यहाँ माइनस में नहीं लाना है हमें। तो 7 7 कितना, 49, माइनस 6 36, ठीक है, तो 13 आ गया। और इसका एक और पैटर्न देखिए कि 6 और 7 का जोड़ कितना होता है, 13 ही होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि दो क्रमागत संख्याओं का स्क्वायर करके उसका अंतर निकाला जाए, यानी बड़े में से छोटे को घटाया जाए, तो उसका आंसर हमेशा क्रमागत होनी चाहिए संख्या। पहला कंडीशन क्या है कि क्रमागत होनी चाहिए। क्रमागत से हमारा तात्पर्य है लगातार। ठीक है, तो उन दोनों के स्क्वायर का जो अंतर होगा वो सदैव उन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। देखिए, ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर यदि किया जाए, तो अब आप आंसर दीजिए क्या होगा। बिल्कुल आप कह सकते हैं सर 10 9 19 होगा, ठीक है, 10 जोड़ 9 होगा, क्योंकि हमने सब में क्या किया है, दोनों संख्याओं का जोड़ किया है, जोड़ किया है। वैसे आप इसको चेक कर सकते हैं, 10 दहाई कितना, 100, यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 9 का 9नमा 81, 100 में से 81 गया तो कितना बचता है, 19 बचता है। देखिए 10 9 19 ही आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल के आया। ठीक है, क्या पैटर्न निकल के आया कि यदि दो क्रमागत संख्याओं का वर्ग करके उसका अंतर किया जाए, ठीक है, तो वो उसका आंसर हमेशा उन दोनों संख्याओं के जोड़ के बराबर होता है। अच्छा, इसमें एक बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी लगी हुई है। जैसे क्या है कि यदि ऐसा होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आपको पढ़ना भी है, आपके चैप्टर है आपका पूरा बीजीय व्यंजक। तो इसमें होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, थोड़ा सा आपको पिछले क्लास में भी बताया गया था। तो इसमें क्या है कि यदि हम 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 जोड़ 1 और 2 माइनस 1, ठीक है। एक बार हमने प्लस कर दिया, देखिए फिर से सुन लीजिए ध्यान से थोड़ा, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी है, फार्मूला आप समझ सकते हैं, ठीक है, दीजिए फार्मूला है, ठीक है। तो
ए स्क्वायर के जगह पर यहाँ 2 का स्क्वायर है, बी स्क्वायर के जगह पर यहाँ 1 का स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी यानी कि 2 जोड़ 1, ए प्लस बी पहली बार, फिर ए माइनस बी दूसरी बार। अच्छा 2 और 1 कितना 3, और इन दोनों के बीच कुछ नहीं है तो क्या होता है गुना। अच्छा 2 में से 1 गया तो 1 यानी क्या रह गया आंसर, यानी 3। देखिए यहाँ 3 ही आया था ना। अच्छा ये केवल हमने जोड़ क्यों किया, घटाव बार बार क्यों नहीं किया, क्योंकि जब भी हम क्रमागत संख्या लेंगे तो उनका अंतर तो एक ही होगा ना। थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिएगा कि जब भी क्रमागत संख्या लेंगे लगातार, जैसे लगातार मतलब क्या 17 16 या 16 17, इसका अंतर सदैव क्या होगा, एक ही होगा। इसलिए 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, इसलिए डायरेक्ट जोड़ वाले को ले लेते हैं। अच्छा इसका बताइए आप लोग कि 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर यदि हम निकालें तो क्या बनेगा हमारा। अब आपको बिना हल किए हुए भी आप बता सकते हैं कि सर ये दोनों को जोड़ दीजिए खाली। 24 25 कितना होता है 49 होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 49 होगा। गारंटी है कि 49 होगा। ठीक है, अगर 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर निकालना हो तो गारंटी है कि क्या होगा, 101 में से 100 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 201 हो जाएगा, ये भी गारंटी है। वैसे आप चेक भी कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576। 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4 और 5 में से 5 खत्म, यानी 49 आ गया। इसका देखिए 101 का स्क्वायर होगा 01 101 102, ठीक है, माइनस इसका 2 शून्य वाला है तो इसका 4 शून्य वाला हो जाएगा। अब इसको घटाइए, 1 में से शून्य गया 1, शून्य में से शून्य गया 0, 2 में से शून्य गया 2, 10 तो 10 खत्म हो, यानी 201। देखिए आंसर सही है आपका। हमने क्या एक इंटरेस्टिंग पैटर्न फाइंड किया है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमारा इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि यदि कोई भी 2 लगातार क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। नोट में आप कर लीजिएगा, पहले बड़ी संख्या लेंगे, ठीक है, यानी कि आप समझ लीजिए कि 2 लगातार क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी कि घटाव उन दोनों संख्याओं के जोड़ यानी योग के बराबर होता है। 24 25 49, 101 और 100 201, यानी यही आंसर होगा। यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये, बड़े मज़ेदार है। आपको इस पर बहुत सारे प्रश्न भी आप हल कर सकते हैं। जैसे कोई भी कह दे कि 401 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 400 का स्क्वायर निकालो, तो आपको अब इतना तो गुना करने की ज़रूरत क्या है। इसका वर्ग निकालेंगे तो फिर आपको लफड़ा कि 401 को 401 से गुना कीजिए, फिर 400 को 400 से कीजिए। इससे क्या है 4 4 800 801 हो गया आंसर। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यानी दोनों को सिर्फ जोड़ दीजिए। जोड़े क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चूँकि ए माइनस बी 1 हो जाएगा, इसलिए कि 2 क्रमागत है, लगातार संख्या है, तो दोनों लगातार का अंतर हमेशा क्या होता है 1, तो 1 से गुना करने पर कोई अंतर नहीं, तो खाली क्या बचा हमारा प्लस, क्या बचा प्लस बचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला कुछ एक और देखते हैं पैटर्न नंबर 2 देखते हैं। ये पैटर्न नंबर 1 था, ठीक है, 2 को देखते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 5 रहे, ठीक है, जैसे 15 है 25 है 35 है 45 है का स्क्वायर रहे ऐसा, ठीक है तो इसका हल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, 5 पचे 25, क्या करना है 5 पचे 25, पहले का तो स्क्वायर सब में क्या हो जाएगा, देखिए 25 क्या हो जाएगा 25 क्या हो जाएगा 25, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है, इकाई अंक का स्क्वायर कर लेंगे आप सबका 25। अच्छा दहाई अंक कितना है 1, तो इसको 1 ज़्यादा से गुना कर देंगे, यानी 1 से ज़्यादा क्या होता है 2, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है।
2 से 1 ज़्यादा कितना होता है, फिर से सुन लीजिए कि ये 1 था, इसको हमने किससे गुना किया, 2 से। ये 2 है तो इसको किससे गुना करेंगे हम, 3 से। ये 3 है तो इसको किससे गुना करेंगे, 4 से। ये 4 है तो किससे गुना करेंगे, 5 से। अर्थात 1 बढ़ा बढ़ा के हम गुना करेंगे दहाई के अंक का। 2 का गुना किससे होगा, आप बताइए। 2 का गुना, हाँ बिल्कुल 3 से होगा, तो 3 दूनी 6। 3 का गुना किससे होगा, 4 से। 1 बढ़ा के गुना करना है, तो 3 चौक 12। 4 का गुना किससे होगा, 5 से। 5 चौक 20। आप इसको स्क्वायर करके देखेंगे, बिल्कुल यही आंसर आपका आएगा। इस प्रकार आप अगर 95 का स्क्वायर निकालना चाहे तो भी 5 का स्क्वायर, तो फिर हमने क्या कहा आपको, बहुत आसान है। 5 जिसका भी इकाई अंक 5 है उसका स्क्वायर निकालना काफ़ी आसान है। उसके इकाई अंक का स्क्वायर आप 25 लिख देंगे। अब क्या, 9 का गुना किससे करेंगे, 1 ज़्यादा से। 9 का गुना किससे करेंगे हम, 10 से, तो 10 9 90। इस प्रकार आप, अब इसी प्रकार यदि कोई कहे कि 105 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम बताते हैं कि 5 का स्क्वायर फिर क्या है यहाँ पर 25, ये तो गारंटी हो गया। अब 10 है यहाँ, 10 का किससे गुना होगा, 1 ज़्यादा से। आप लोग ध्यान दीजिए कि 10 का गुना किसके साथ होगा, 10 से 1 ज़्यादा क्या होता है, 11। तो 10 का गुना किसके साथ करेंगे, 11 के साथ। 11 दहाई 110, यही आंसर है। आप बिल्कुल इसको जांच भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, इसी प्रकार आप 85 का भी निकाल सकते हैं। 85 का आप लोग बताएंगे कि क्या होगा, 5 पचे 25 और 8 को किससे गुना करेंगे, 1 ज़्यादा से, यानी 9 से। 9 8 72। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको कोई कहे कि 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 पचे 25 और 7 को किससे गुना करेंगे, 8 से। 8 सते 56। यानी कि ये भी एक क्या है, इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ठीक है, कि जिसका भी इकाई अंक 5 हो उसका स्क्वायर निकालना काफ़ी क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पैटर्न नंबर 3, जो इंटरेस्टिंग है उस पर भी ध्यान देते हैं। इसमें हम एक लाइन लिख रहे हैं कि पहली n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। इसका अर्थ क्या है, थोड़ा समझिएगा। अच्छा, पहली n विषम संख्या, जैसे कि पहले 2 विषम संख्या ले लेते हैं, 1 और 3। ठीक है, अच्छा इसमें n क्या हुआ, n का अर्थ है कि इसमें कितनी हमने विषम संख्याओं को लिया है, शुरुआती, लेकिन शुरू से ही लेना है। ऐसा मतलब कि 3 और 5 कर दीजिएगा। ठीक है, शुरुआत से 1 से शुरुआत करनी है आपको। इसमें कितनी संख्या है, 2। कितनी संख्या है, 2। ठीक है, तो इसका यानी कि 1 और 3 जोड़ने पर देखिए हमेशा क्या होता है, n स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। देखिए 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम पहले 5 विषम संख्याएं ले, आपको जवाब देना है कि पहली 5 विषम संख्याएं ले और उसको जोड़े तो कितना होगा। पहली 5 विषम संख्या का मतलब n बराबर क्या है, 5। तो उनका योग क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 पचे कितना, 25। हम चेक करके अब देखते हैं। ठीक है, कि पहली 5 विषम संख्या लेते हैं जोड़ में, किस में, जोड़ में। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, यही ना पहली 5 विषम संख्या है। देखिए विषम संख्या होता है 1 3 5 7 9, इस तरह से एक एक बीच करके। ठीक है, अच्छा इनका जोड़ आप देखिए करके, तो 3 1 4 5 9 7 16, 16 9 25, बिल्कुल सही आ गया। यानी कि पहली n विषम संख्याओं का योग सदैव क्या होता है, n स्क्वायर होता है। यानी कि n क्या है यहाँ पर, 5। कितनी संख्याएं हमने ली है शुरुआत से लेके, 1 2 3 4 5, अर्थात n बराबर क्या है हमारा, 5। यानी कितनी संख्या हमने विषम ली है, 5। तो इन सबको यदि जोड़े तो क्या आ जाएगा आंसर, तो n स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, n स्क्वायर। ठीक है, अगर हम शुरुआती 10 ले, 10 विषम संख्या ले, तो आप बताइए कि उसका जोड़ क्या होगा। आप बिल्कुल कहेंगे सर n स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 100, यानी 100 होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं आप लोग के चलते। 1 3 5 7 9 11 13 15 17
19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। अच्छा, ये n बराबर कितना है? 10 है, अर्थात इसका क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा आंसर, 10 दहाई 100 होना चाहिए। आप देखिए जोड़ के भी आप देख सकते हैं। देखिए 9 7 16 16 5 21 21 3 24 1 25 25 9 34 34 7 41 41 5 46 46 3 49 1 50 के 0 हासिल 5, ठीक है। 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10, ठीक है 10। यानी कि आप देख लीजिए कि पहले यदि 10 हमने विषम संख्याएं ली और उनको जोड़ा तो उसका आंसर क्या हुआ? n स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर। यानी पहले 10 संख्या लिए तो उसका जोड़ कितना आया? 100। सम में ये यूज नहीं होगा, विषम में ही ये यूज होगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके एक पैटर्न आपका ये भी हो गया। आप याद रखेंगे कि पहली n विषम संख्याओं का योग सदैव n स्क्वायर होता है। इसमें सावधानी क्या बरतनी है कि शुरुआत से आप लीजिएगा, बीच से ले लीजिएगा तो आपको कभी भी ये नहीं आएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे, ये सावधानी है इसमें, ठीक है। ये भी एक पैटर्न है, ठीक है। जैसे कि अगर 6 विषम संख्या लेंगे, पहली 1 3 5 7 9 11, तो उसका क्या होगा जोड़? आप कह सकते हैं सर बिल्कुल आसान है, ये तो 6 1 36, यानी पहला 6 लिए है, इसका मतलब 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा। तो आप इस तरह से करके माइंड में बिठा सकते हैं कि पहली n विषम संख्याओं का जोड़ करने पर, ठीक है, उसका आंसर जो होता है वो जितनी संख्याएं हमने ली होती है उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए ये भी आपका एक पैटर्न हो गया। चलिए अब हम देखेंगे पाइथागोरस त्रिक को। पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। ये पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? ठीक है, जैसे कि अगर क्वेश्चन नंबर ये दे दिया कि 6 8 10 3 8 9 और 5 12 13, अब ये पूछेगा कि क्या ये पाइथागोरस त्रिक है। त्रिक मतलब क्या? 3 संख्याओं का एक कॉम्बिनेशन है। और लेकिन ये पूछता है कि क्या ये पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है। 3 संख्याएं हैं एक साथ, एक छोटे ब्रेसेस में, लेकिन क्या वो पाइथागोरस त्रिक है? तो इसको जांच करते हैं। जांच कैसे करते हैं कि पहली संख्या का स्क्वायर जोड़ दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर होना चाहिए तीसरी संख्या के स्क्वायर के। यदि ऐसा है, ठीक है, तो ये पाइथागोरस त्रिक है, नहीं तो नहीं है। फिर समझिए, पहली संख्या का स्क्वायर जोड़ दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर होना चाहिए, इसमें बराबर यहाँ हो जाएगा तीसरी संख्या का स्क्वायर। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि हाँ 6 8 और 10 जो है वो पाइथागोरस त्रिक के अंदर आने में सक्षम है या आने योग्य है, नहीं तो नहीं है। जैसे देखिए अब इसको अति करते हैं, थोड़ा सा तोड़ते हैं। 6 1 36 जोड़ 8 8 64 बराबर क्या है? इधर 10 का स्क्वायर 100। देखिए 64 और 36 100 इधर भी और 100 इधर भी, अर्थात क्या है? ये पाइथागोरस त्रिक है। ये पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक में क्या होगा कि आपको छोटे ब्रैसेस के अंदर आपको 3 संख्याएं दी हुई होगी, उसमें आपको करना क्या है कि पहले का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर जोड़ दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर होना चाहिए तीसरी का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा यदि वो फुलफिल कर रहा है कंडीशन, तो वो पाइथागोरस तीनों संख्याएं जो ब्रैसेस में हो वो पाइथागोरस त्रिक के अंतर्गत कही जाएंगे, नहीं तो पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा। जैसे दूसरा का देखिए, 3 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए? 9 का स्क्वायर, तभी ना ये पाइथागोरस त्रिक होगा। चलिए 3 तिहाई 9 8 8 64, अच्छा 9 9 81 64 9 73, 73 बराबर कभी भी 81 होगा? नहीं होगा, यानी दोनों बराबर नहीं है। नहीं ना, यहाँ से तो हम बराबर लेते चल रहे थे, लेकिन हमने देखा कि रियल में वो बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ठीक है। चलिए तीसरे को चेक करते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाना चाहिए हमको? 13 का स्क्वायर, तभी वो पाइथागोरस त्रिक होगा। चलिए देखते हैं, 5 5 25 12 बढ़े 44, 12 को 12 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 144, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। यानी कि आप याद कर लीजिए कि आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा
25 और 144 को जोड़िएगा तो 169 होगा, उधर भी 169 है इधर, यानी कि दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये 5, 12, 13 जो है वो पाइथागोरस त्रिक है। इस प्रकार हम पाइथागोरस त्रिक को चेक करते हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न देखते हैं, पैटर्न नंबर 4। ठीक है, कि 1 का यदि स्क्वायर करें तो 1 होता है, 11 का यदि स्क्वायर करें तो 121 होता है। आप देखिए 11 का 11 से गुना कीजिएगा तो 11 11 कितना होता है, आप गुना कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो यदि आपको लगे कि दिक्कत है तो 11 को 11 से गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो कितना हुआ, 121 हुआ। अच्छा, 111 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आएगा। आप 111 को 111 से गुना भी कर सकते हैं। 111 111 111 1 2 3 2 1, देखिए 1 2 3 2 1। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या आता जा रहा है, देखिए 1 है तो 1 पे आके रुक गया। अच्छा, इसमें 2 गो 1 था तो कहाँ तक गया, ये 2 तक गया और फिर रिटर्न हो गया। बड़ी मज़ेदार है, देखिए थोड़ा सा। 2 1 का स्क्वायर कितना है, यानी 2 है 1। कोई पूछेगा कि कै गो 1 है बुआ इसमें, तो 2 गो 1 है सर। तो ये कहाँ तक जाएगा, तो सर 2 गो 1 है तो 2 तक जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न यानी कि फिर बैक हो जाएगा, 1 2 गया फिर 1 हो गया। अच्छा, इसमें कै गो 1 है बुआ, तो सर 3 गो 1 है, तो कहाँ तक जाएगा, तो सर हम 3 तक जाएंगे और फिर क्या करोगे, रिटर्न हो जाएंगे सर। ठीक है, तो रिटर्न हो जा, इससे क्या हो जाएगा 1 2 3 2 1। अरे 3 गो 1 था तो 3 तक गए और फिर रिटर्निंग मार ली, यानी बैक गियर मार लेना है। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार यदि 4 गो 1 रहता तो अब बताइए क्या करेंगे। आप बिल्कुल सही समझ पा रहे होंगे कि सर इसमें 3 गो 1 था तो 3 तक गए थे, तो इसमें 4 गो 1 है तो कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पलटी मार लेंगे, फिर रिटर्न हो जाएंगे। तो 4 से रिटर्न मारोगे तो 3 2 1। आप गुना करके कभी भी नहीं होगा तो आप मोबाइल का कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, आप गुना भी कर सकते हैं कॉपी पे, लेकिन कर लीजिएगा। इसको गुना कीजिएगा, यानी कि 1111 को यदि 1111 से गुना भी कीजिएगा तो आपको इतना ही आएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार यदि 5 गो 1 रहे उसका स्क्वायर करें तो कितना आना चाहिए बताइए, सर 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 और फिर रिटर्न हो जाएंगे 4 3 2 1। यार ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है।